प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत लाक्षागृह के बारे में पढ़ें। बच्चों, आप जानते हैं कि पांडु के 5 पुत्र जो पांडव कहलाते थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, वे हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे थे। भीम शारीरिक रूप से अधिक बलवान थे, अतः खेल खेल में वे दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब सताते थे, जिसके कारण दुर्योधन और उनके भाई भीम से अधिक ईर्ष्या करने लग गए थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अपने स्वभाव और गुणों के कारण पांडव प्रजा में बहुत लोकप्रिय हो गए। भीम के शारीरिक बल और अर्जुन के शस्त्र कौशल को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। जो बचपन की ईर्ष्या थी, बड़े होने तक वो ईर्ष्या और अधिक बलवती होती गई। अब वह ऐसा कोई उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो जाए और उनका राज्य निष्कंटक बन जाए। निष्कंटक अर्थात बिना किसी बाधा के, अर्थात कोई उनके राज्य को हत्या ना सके। दुर्योधन की इस कुमंत्रणा यानी बुरी जो सलाह है, उनमें उनके मामा शकुनी और मित्र कर्ण सलाहकार बने हुए थे। दुर्योधन जो योजना सोच रहा था, बुरी योजनाएं जो बना रहा था, उस योजना में उनका साथी थे उनके मामा शकुनी और उनके सलाहकार कर्ण। धृतराष्ट्र को अपने भतीजों से चाहे बहुत स्नेह था। भतीजे उनके कौन थे? पांडु के पुत्र पांडव। परंतु अपने पुत्रों से वे और भी अधिक स्नेह करते थे। वृद्ध धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, किंतु दृढ़ निश्चय के नहीं थे। अपने पुत्र दुर्योधन पर भी नियंत्रण रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। धृतराष्ट्र जो बूढ़े हो चुके थे, वो दृढ़ निश्चय वाले नहीं थे। यहाँ तक कि अपने पुत्र दुर्योधन पर भी किसी तरह का वो अंकुश नहीं लगा पाते थे। वे जानते थे कि दुर्योधन सही राह नहीं चल रहा है, किंतु फिर भी उसका साथ देते थे। इधर प्रजा में पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सभी लोग चाहते थे कि युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठे। वो ये मानकर चलते थे युधिष्ठिर ही राजगद्दी पर बैठने योग्य हैं। उनका कहना था कि धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद पांडवों के छोटे होने के कारण थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। यानी पांडु नहीं रहे थे, तो ऐसे में धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र जन्मांध थे, अतः पांडु सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब जब पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनका शासन पांडवों को मिलना चाहिए, ये प्रजा का विचार था। चाहे थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र ने शासन संभाला था, लेकिन अब क्योंकि युधिष्ठिर युवा हो गए थे, अतः धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का अब कोई अधिकार नहीं है। भीष्म पितामह का कर्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का भार लेकर युधिष्ठिर को सौंप दें। युधिष्ठिर ही सभी प्रजाजनों के साथ न्यायपूर्ण व निष्पक्ष व्यवहार कर सकेंगे। प्रजाजन चाहती थी कि धृतराष्ट्र राज सिंहासन को छोड़ दें और युवा जो युधिष्ठिर हैं, वो राजकाज संभाल लें। प्रजा का मत था कि ये कार्य भीष्म पितामह को करना चाहिए। वो धृतराष्ट्र से सारा सिंहासन ले लें और युवराज युधिष्ठिर को सौंप दे, क्योंकि उनका मत था युधिष्ठिर जो है वो प्रजाजन के प्रिय हैं और वो प्रजा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने वाले हैं। जैसे जैसे पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का भाव भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अवसर देखकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, नगरवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं। जन्मांध होने के कारण आप ज्येष्ठ होते हुए भी राज्य से वंचित हो गए थे। धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे, चाहे वो बड़े पुत्र थे, तो भी उनको राज्य ना देकर पांडु को राज्य दिया गया था। पांडु जो छोटे थे, सत्ता अनुज पांडु के हाथों में चली गई थी, यानी छोटे भाई पांडु को मिले थे। अब यदि युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया, तो हम आने वाली कई पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडु के बाद उनके पुत्र को राज सिंहासन मिलना चाहिए।
अगर इस सिद्धांत पर चलते हैं तो उस समय उन्हें यह लगा कि दुर्योधन और उनके बाद वाली पीढ़ियां कोई भी राज्य शासन पर नहीं बैठ पाएंगी। दुर्योधन को यह अपमान लगता था। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी, हम इस अपमान को नहीं सह पाएंगे। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें क्योंकि अपने पुत्र की बातें उचित लग रही थी। उन्होंने कहा दुर्योधन से, तुम्हारा कहना सही है, किंतु युधिष्ठिर के विरुद्ध जाना उचित नहीं है। सभी युधिष्ठिर से स्नेह करते हैं। वह धर्म के अनुसार चलता है, अपने पिता की तरह गुणवान भी है। यही कारण है कि प्रजा उससे अधिक स्नेह करती है। युधिष्ठिर से स्नेह करने का कारण भी यही था कि वह धर्म के पथ पर चलने वाला था। पिता की तरह ही वो गुणवान था। अतः सारी प्रजा चाहती थी कि शासन का भार जो है युधिष्ठिर ही संभाले। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप एक काम कीजिए, बस पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। अब यहाँ दुर्योधन कोई चाल चलने वाला है वारणावत के लिए। अतः उसने अपने पिता को उकसाने का प्रयत्न किया। उसने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि आप बस इतना कर दीजिए कि किसी न किसी बहाने पांडव वारणावत जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दुर्योधन ने अपने पिता पर लगातार दबाव डालने के लिए उनके सभी कूटनीतिज्ञों को भी अपने पक्ष में कर लिया। धृतराष्ट्र के जो सलाहकार थे, राजनीतिज्ञ थे, जो उनको राज शासन में चाले चलना सिखाते थे, वो जितने भी कूटनीतिज्ञ थे, दरबारी थे, दुर्योधन ने उन सबको भी अपने पक्ष में कर लिया था। अब वे सब बार बार धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें पांडवों के खिलाफ भड़काने लगे। यानी जो काम दुर्योधन कर रहा था उस काम में उनके वो सारे दरबारी कूटनीतिज्ञ भी शामिल हो गए। वे भी धृतराष्ट्र को बार बार इस बात को समझाने का प्रयास करने लगे कि वो पांडवों को वारणावत भेज दें, अथवा वो पांडवों के खिलाफ कोई ना कोई बात उनके कान में डालते रहते। उनमें कर्णिक नामक ब्राह्मण, जो शकुनी का मंत्री था, उसने धृतराष्ट्र के सामने अनेक उदाहरण एवं प्रमाण रखकर अपनी बात की पुष्टि की। जो मामा शकुनी हैं, उनके यहाँ एक सेवक है कर्णिक, जो ब्राह्मण है, जो बार बार धृतराष्ट्र को उदाहरण दे दे के बातें समझाता है। इतिहास के उसने बहुत सारे प्रसंग बताए और प्रसंगों के माध्यम से उसने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह अपने ही सगे जो है शासन को छीनने का प्रयास करते रहते हैं। उसने कहा, राजन, संसार में ऐश्वर्यशाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे बड़ा वही है, शक्तिशाली वही है जो ऐश्वर्यशाली है, और उसी का ही मान सम्मान होता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, किंतु वे शक्ति संपन्न भी हैं। आप अभी से चौकन्ने हो जाइए, सावधान हो जाइए और उनसे अपनी रक्षा कीजिए। कर्णिक ने धृतराष्ट्र को यह समझाने का प्रयास किया कि जो उनके भतीजे हैं, यानी जो पांडव हैं, पांडु के पुत्र, वे शक्ति संपन्न हैं और वे कभी भी उनसे शासन छीन सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें सावधान रहना चाहिए, अपनी रक्षा उन्हें करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। धृतराष्ट्र कर्णिक की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। दुर्योधन और उनके साथी धृतराष्ट्र के समक्ष रात दिन पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते रहते थे। लगातार दबाव डालते रहने के कारण अंत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन की सलाह माननी पड़ी। धृतराष्ट्र को सलाह उसने ये दी थी कि वो किसी न किसी तरह पांडवों को वारणावत जाने के लिए कह दें या उन्हें समझाएं। बार बार दुर्योधन ने दबाव डाला, बार बार कर्णिक ने दबाव डाला, और सारे कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने दबाव डाला। लगातार दबाव डालते रहने के कारण धृतराष्ट्र को दुर्योधन की सलाह माननी पड़ गई। दुर्योधन के साथियों ने पांडवों को वारणावत की शोभा और विशेषताओं के बारे में बताकर खूब ललचाया। वो अपने पिता को तो समझा ही रहा था, साथ ही उनके साथी पांडवों को भी बार बार इस बात के लिए ललचाते रहे कि उन्हें वारणावत जाना चाहिए। वहाँ की शोभा के बारे में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में उन्हें बहुत सारा बताया, ताकि उनके मन में लालच पैदा हो जाए कि वे वह जाएं। उन्हें कहा गया कि वहाँ एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है।
उनकी बातें सुनकर पांडव स्वयं वारणावत जाने के लिए उत्सुक हो गए। दुर्योधन ने यहाँ एक चाल चली। उसने अपने साथियों के माध्यम से बात पांडवों तक पहुंचाई, पांडवों को ललचाया ताकि वे स्वयं जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब पांडव स्वयं जो थे वारणावत जाने के लिए व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने धृतराज से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराज से अनुमति पाकर और भीष्म पितामह से विदा लेकर पांडव खुशी खुशी माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के वारणावत जाने पर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि दुर्योधन ने कोई चाल चली थी। अब वो चाल उसकी सफल होने वाली थी, इसलिए वो बहुत प्रसन्न था कि पांडव यहाँ से वारणावत चले गए हैं। जब उसको ये पता लगा है, तब उन्होंने अगली योजना को कार्य रूप देना शुरू कर दिया। वह कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर पांडव और उनकी माता को मारने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर योजना बनाई। जो योजना वो अपने मित्र कर्ण और मामना शकुनी के साथ मिलकर बना रहा था, उस योजना में उसने अपने मंत्री पुरोचन को भी शामिल कर लिया। जब वो उनकी योजना बन गई तो पुरोचन ने कार्य को सफल बनाने का वचन दिया। वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया और एक शीघ्रगामी यानी तेज चलने वाला रथ पर बैठकर पांडवों से पहले ही वारणावत पहुंच गया। अभी पांडव वारणावत पहुंचे ही नहीं है, वो यहाँ से रवाना हो चुके, लेकिन वो वारणावत पहुंचे नहीं, उससे पहले ही पुरोचन जो था एक तेज चलने वाले रथ पर सवार होकर उनसे पहले ही वहां पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के लिए मोम, तेल, लाख आदि शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बना दिया। पुरोचन ने वहां जाकर क्या कार्य किया? उसने एक ऐसा भवन बनाया जिसको हम कहते हैं लाक्षागृह, यानी लाख का ग्रह। उसमें मोम, तेल और लाख, ये वो चीजें हैं जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं। इन्हें में मिट्टी में मिलाकर उन्होंने एक बड़ा सुंदर भव्य पहले से ही तैयार कर दिया। पुरोचन ने एक और जगह का भी प्रबंध करवा दिया था ताकि पांडव जल्दी पहुंच भी जाएं तो उन्हें वहां ठहराया जाए। यानी अगर पांडव पहुंच जाते हैं और भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उनके ठहरने की उन्होंने अलग से व्यवस्था कर दी, एक अलग से भवन का प्रबंध कर दिया ताकि पहले पांडव आकर वहां ठहरे, बाद में उन्हें उस लाक्षागृह में लाया जाए। दुर्योधन की योजना के अनुसार कुछ समय तक पांडवों को लाख के सुंदर भवन में रहने दिया जाए। जब वह पूरी तरह से शंका रहित हो जाए, तब एक रात उस लाख के भवन में आग लगा दी जाए। अब उनकी योजना ये थी कि जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में लाया जाएगा, तो लाने के बाद कुछ दिन तक उन्हें वहां रहने दिया जाए। जब उस भवन में रहने के अभ्यस्त हो जाएंगे और उनके मन में कोई शंका नहीं रहेगी, तो अवसर देके वो लोग एक रात उस भवन को आग लगा देंगे, क्योंकि भवन लाख का बना हुआ है और तत्काल आग पकड़ लेगा और ऐसी आग पकड़ेगा कि उससे बाहर निकलना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जब ये आग लगेगी तो वो जो पांचों पांडव वहां सोए होंगे मां कुंती के साथ, वो भी जलकर खाक हो जाएंगे। कौरवों पर कोई आरोप भी न लग सकेगा, क्योंकि कौरव वहां है ही नहीं। तो ऐसे में कोई कौरव पर दोष भी नहीं लगा पाएगा कि ये उनका कार्य था। आशा है आपको लाक्षागृह के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।